सर जो नी पेन होता है ना, नी पेन बड़ा कॉमन है। दूसरा खर 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 की आवाज़ आ रही है, हल्की 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 सी। जब हम घुटना मोड़ते हैं, घुटना सीधा करते हैं तो खर 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 खर। ये इसलिए होता है क्योंकि इंजरी हो जाए अगर घुटने के अंदर, तो एक तो हो गया कि इंजरी हो गई, उसकी वजह से हमारे मसल्स कमज़ोर पड़ जाती है। या फिर अगर हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं विदाउट गाइडेंस, या एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, जैसे आपको इंजरी हो गई, इंजरी का मसल्स कमज़ोर पड़ गई। एक्सरसाइजेज हो रही है पर हम क्वाड्रिसेप्स की कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग की कर रहे हैं, हम हिप पे इतना फोकस नहीं कर रहे। उन सब वजह से हमारे मसल इम्बैलेंसेस पैदा हो। पहली चीज़ आई कि एक नी में इंजरी अपने आप ठीक नहीं हो रही, दूसरा मसल इम्बैलेंसेस आ गई। ये दोनों मिलके हमारे नी पेन का कॉज बनते हैं। एमआरआई में ऐसा कोई भी इंजरी नहीं है जिसको हम ऑपरेट करना चाहेंगे। आपकी भी पुरानी एमआरआई पर उसके बाद तो कोई चोट लगी नहीं। सो इसका ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट होता है रिहेबिलिटेशन, कि हम एक्सरसाइजेस करते हैं और धीरे धीरे हम पटेला को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वो घिसे नहीं तो पूरा घिस जाएगा वो। अभी नहीं घिसेगा, 50 साल में आता है तेज से घिस जाएगा। ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है। सो इसकी ट्रेनिंग चलती है, जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं, हमें पर्सनल ट्रेनर मिलता है। सो अब इस केस में पर्सनल ट्रेनर जिम वाला नहीं रह सकता क्योंकि उसको नी पेन के साथ एक्सरसाइजेस कराना कम आता है। अब रहेगा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। सो हम आज एक्सरसाइज सिखाएंगे, हम एवरी वीक आपकी एक्सरसाइज बढ़ाना चाहेंगे। सो लेग में जो वर्कआउट रहेगा वो हम लोग गवर्न करेंगे। तो किस तरह से चेंज करेंगे हम वर्कआउट, सबसे पहले फोकस करेंगे हिप पे। उसके बाद आपके बाकी लेग की जो स्ट्रेचिंग है, हैमस्ट्रिंग तो टाइट नहीं है, क्वाड्रिसेप टाइट नहीं है, तो हिप जॉइंट हुआ, फिर ये दोनों मसल्स का देखेगा टाइट है यानी आईटी बैंड तो टाइट नहीं है। फिर इसकी फोम रोलिंग हुई है, स्ट्रेचिंग हुई, वो करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज बंद कर देंगे। जिस एक्सरसाइज में पेन हो रहा है उससे बंद हो जाएगी, जैसे स्क्वाट्स में पेन हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा। इसके बाद क्वाड्रिसेप्स की जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी आइसोमेट्रिक। अगर आपको स्क्वाट्स में पेन हो रहा है सो वॉल स्क्वाट्स रहेगा, इस तरह से आप होल्ड करोगे वॉल के। तो आइसोमेट्रिक मतलब बिना पटेला को मूव करें हम क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हैमस्ट्रिंग में जनरली पेन नहीं होता तो हैमस्ट्रिंग नॉर्मल रह सकती है, हो सकता है हम ई सेंट्रिक मोड में हैमस्ट्रिंग ऐड कर दें। इसके बाद बहुत सारे लोग पीएमओ एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं तो वो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। काफ के अंदर स्ट्रेचिंग्स रहेगी और एंटीरियर टिबियल पे फोकस करेंगे क्योंकि काफ की एक्सरसाइज तो हर कोई करता ही करता है, जो पीछे वाली मसल्स है, गैस्ट्रोनोमियस सोलिस। एंटीरियर टिबियल की आप लोग नहीं करते तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से मॉडिफिकेशन रहेगा। फिर हर एक्सरसाइज को हम इंक्रीज कराना चाहेंगे। धीरे धीरे पटेला उठ जाएगा तो फिर मिनी स्क्वाट्स इंट्रोड्यूस होंगे, फिर फुल स्क्वाट्स इंट्रोड्यूस होंगे, फिर डीप स्क्वाट्स इंट्रोड्यूस होंगे। ये करते करते सर 3-4 महीने लग ही जाते हैं। पर वंस यू लर्न दोज एक्सरसाइजेज एंड वंस वी रीस्टोर द डायनेमिक्स ऑफ द नी, आप घुटने जिंदगी में घिसेंगे नहीं। इसके अलावा जो इंजरी हो गई है वो अपना आप ठीक नहीं हो पाएगी क्योंकि अंदर है ना सनवल फ्लूइड है, तो आप ब्लड सर्कुलेशन कम है नी के अंदर। सो हमारी चमड़ी में चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, क्लॉट जमता है, नहीं चमड़ी आती है। इसमें वो नहीं है। सो वी नीड समथिंग फ्रॉम द ब्लड जो इसको हील करता है। सो वो हम जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बोला जाता है, पीआरपी या जीएफसी। और पीआरपी दो तरह के होते हैं, एक होता है ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी, एक होता है ल्यूकोसाइट पुअर पीआरपी। तो जब जॉइंट की बात होती है तो हम ल्यूकोसाइट पुअर पीआरपी प्रेफर करते हैं, जब टेंडेंस की बात होती है तो हम ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी प्रेफर करते हैं। सो ग्रोथ फैक्टर का सिंपल सा है कि हम ब्लड लेते हैं, ब्लड को मशीन में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इसमें हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग निकालते हैं। इसमें न्यूट्रोफिल रिडक्शन जितना आएगा उतना बेटर क्वालिटी का बन जाता है। ये 3 बार लगता है सर, फर्स्ट डे, 7 डे, 14 डे। और साथ साथ में एक्सरसाइज चलती रहती है तो ये आपको हील कर देगा नी को। ये बेसिकली नी को रीजनरेट कर देगा। पर ये काम करने में लगेगा कम से कम 2 महीना, उससे पहले कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे गाइडेंस में तभी फंक्शन करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। टॉपअप कर सकते हैं हम इसमें कुछ सप्लीमेंट्स, अगर कार्टिलेज और उसमें डैमेज तो कॉलेजन हो गया, ओमेगा 3 हो गया, मोरिंगा हो गया, इस तरह का। अगर आपकी एज अबव 35-40 है तो एनएमएन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आजकल कुछ पेप्टाइड्स भी आ रहे हैं, नोवल पेप्टाइड्स। कुछ लोगों को और ज़्यादा बेटर रिकवरी चाहिए तो TB500, BP157, इस तरह के जो पेप्टाइड्स होते हैं वो जिस जॉइंट के अंदर इंजरी होती है उसके ऊपर इंजेक्शन लगते हैं इसके। सो दीज आर सम न्यूअर ट्रीटमेंट जो आपको इंडिया में भी कम मिलते हैं, बट कुछ लोगों को और बेटर रिकवरी और चाहिए तो ये इंट्रोड्यूस की। हीलिंग के लिए कॉम्बिनेशन रहता है TB500, BP157 और GHK-CE का। TB500 भी सेम तरीके से एक्सेट इंजरी हीलिंग, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। और BP157 इंजेक्टेबल जो फॉर्म होता है उसका सबक्यूटेनियस, वो इंजरी हीलिंग में काम में आता है। सो इन तीनों की कॉम्बिनेशन में साइकिल चलती है। सो दिस विल गिव यू मोर बेटर रिकवरी। पर ये अभी बहुत कम डॉक्टर्स कर रहे हैं इंडिया में। वो आप पे ऊपर है कि आप इस पे जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे, बट वेरी हाई एंड एथलीट्स जाते हैं। अदरवाइज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट और रिहेबिलिटेशन से ठीक हो जाते हैं। नहीं हो देन वी विल थिंक अबाउट दीज थिंग्स। पर मेरे को लगता नहीं आज आपकी इंजरी ठीक नहीं हो सकती, बट एक्सरसाइजेज ज़रूरी है।
है।